अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम बड़ा मुनफरद करेंगे। कभी आपने सुना है कि रेत के सहराओं में मछली हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। रोही चोलिस्तान में फ़िश फार्मिंग कैसे हो रही है और ये बड़ा मुनफरद तजर्बा है जी कि रोही के अंदर अब फ़िश फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इर्द गिर्द मुकम्मल रेत के टीले हैं और उसके दरमियान में फ़िश फार्म्स हैं। ये फ़िश फार्म्स कैसे बनते हैं, कितना ख़र्च आता है, और मज़ेदार बात बताऊं कि जो रोही चोलिस्तान की मछली है उसको ऐसा ही उसका टेस्ट है, उसकी ग़िज़ाइयत ऐसी है जैसे दरिया की मछली होती है। इसके पे कितना ख़र्च आता है, एक पाउंड कितना एकड़ का है, पाउंड के साइज़ क्या होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम बात ये, यहाँ पे अगर आप फ़िश फार्म बनाते हैं तो उसके ऊपर ख़र्च कितना है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आमदनी क्या है, उसमें वसाइल कितने लगते हैं, उसमें मसाइल क्या हो सकते हैं, लोग यहाँ पर कितना मुनाफा कमा रहे हैं और उनके तजर्बात कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, तो अभी हम अपना आज का प्रोग्राम जो है वो बाकायदा शुरू कर रहे हैं और इस वक्त हम एक रेत के टीले पर मौजूद हैं। आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि रोही चोलिस्तान के अंदर जहाँ हर तरफ रेत ही रेत है, उस रेत के बीचों बीच जो है वो फ़िश फार्मिंग हो रही है। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड एजाज़ साहब, और इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत भी की है और अपने यहाँ पर एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक भी कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक के पोर्शन में भी हम इनकी कुछ नई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बताएंगे किसी अलहदा प्रोग्राम में। लेकिन इस प्रोग्राम में हम ज़रा फ़िश फार्मिंग कैसे ख्याल आया, रोही के अंदर फ़िश फार्मिंग का ख्याल ज़ाहिरी बात है एक मुनफरिद चीज़ हो सकती है। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, आपका वैसे बुनियादी ताल्लुक़ कहाँ से है और रोही में आने का, रोही में बसने का और फिर यहाँ पर एक मुनफरिद तजर्बा करने का ख्याल कैसे आया? बेसिकली तो मैं ज़िला उकाड़ा का रहने वाला हूँ। यहाँ बहावलपुर में मैं जब जॉब करता था तो पता नहीं, मुझे रोही से वैसे भी बहुत प्यार है, इस विल्डरनेस से, इसकी अपनी एक खूबसूरती है। ये ज़मीन मैंने तकरीबन 2 साल पहले ली थी और ये जो फ़िश फार्मिंग का यहाँ सिलसिला है ये तो काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो जिन लोगों से, दोस्तों से बात हुई तो हमने देखा कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इन चीज़ों की, फ़िश की, पोल्ट्री की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने भी ये तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पॉन्ड्स बनाना शुरू किए। अब मेरे पास तकरीबन 2 मुरब्बों में है, 50 एकड़ में। एक मुरब्बा जहाँ हम खड़े हैं, आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, ये हैं, और एक मुरब्बा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है डीप रोही में। तो ये हमने शुरू किया और हमारी खुशकिस्मती ये है कि पहले हमने सीखा अपने दोस्तों से, फ़िशरी वालों से मिल के, बहुत गाइडेंस हमें मिली और बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है और प्रॉफिटेबल है। अगर आप इसको सही टेक्निकली तौर पे करें और इसकी खुराक का ज़हन में रखें, पानी पूरा रखें, तो ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रोही में फ़िश फार्मिंग के हवाले से, तो ज़मीन का इंतखाब मेरे ख़्याल में बुनियादी चीज़ होगी। जब आप ज़मीन का इंतखाब करने लगते हैं तो फिर क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि क्या यहाँ पर फ़िश फार्मिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, ज़मीन का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, कितना नीचे तक वो पक्की जो है वो होनी चाहिए, उसका सीपेज वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले आपको लगता है कि कैलकुलेट होनी चाहिए, बाद में काम शुरू होना चाहिए? जी डेफिनेटली, कोई भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले तो उसको कैलकुलेट हर चीज़ करनी पड़ती है। आपने ज़मीन का जहाँ तक पूछा है, सरफेस पे तो आपको ज़्यादातर रेत नज़र आती है, लेकिन आप एक टर्म यहाँ यूज़ होती है ढार के नाम से, या डार भी कहते हैं उसको, जिसकी सरफेस बड़ी हार्ड होती है। तो इसमें सेलेक्ट करते हुए यही देखना पड़ता है कि जी सरफेस इनिशियली हार्ड हो, आप उसको 4 फुट, 5 फुट और 7 फुट तक भी उसकी गहराई ले जा सकते हैं। तो जनरली जब हमारा तजर्बा यही है कि जब जो सरफेस पे जहाँ ज़मीन सूटेबल नज़र आती है पॉन्ड बनाने के लिए, वो सूटेबल ही रही है। वेरी रेयरली कोई, आप 99% ऑफ द केसेस ज़मीन नीचे तक ठीक निकलती है और वो फ़िश फार्मिंग के लिए सूटेबल है। अच्छा सर, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, ये जी हम इस वक्त रेत के टीले पर हैं, बहुत ऊंचा टीला है और इसके नीचे फ़िश पॉन्ड भी बने हुए हैं और गंदम की फसल जो है वो भी काश्त है। तो सर, जब हम सीपेज की बात करते हैं तो आपकी 2 जगह पे फार्म है, तो सीपेज का जो लेवल है, जो पानी एब्जॉर्ब कर रही है ज़मीन, उसका क्या लेवल है यहाँ पे और उसको कोई कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज़्म, कोई चीज़ें वो भी हैं?
देखिए जनरली तो हमारा तजर्बा ये है कि जहाँ हमने पॉन्ड बनाए वहाँ सीपेज नहीं थी, लेकिन ओकेजनली बाज़ जगहों पे हो जाती है सीपेज, यहाँ नीचे हार्ड सरफेस नहीं मिलती, थोड़ा पोरस उसकी बॉटम होता है, तो उसके तरीके हैं आप उसमें पक्की मिट्टी डाल के ऊपर उसको कंपैक्शन कर दें और उसके ऊपर पॉलीथीन भी लंबे एरिया में थोड़ी डाली जा सकती है। और ये भी तजर्बा है कि इनिशियली अगर उसकी सीपेज ज़्यादा है तो 1 साल के बाद वो पोर्स प्रॉब्ली नीचे जो ज़मीन में बंद हो जाते हैं और वो सीपेज भी बंद हो जाती है। वो सीपेज बंद हो जाती है। अच्छा सर, इसके लिए, इस फिश फार्मिंग के लिए पानी का इंतज़ाम आप कैसे कर रहे हैं? यहाँ पानी तो आपको पता है नहरी सोर्स तो कोई नहीं है हमारे पास, यहाँ अंडरग्राउंड वाटर ही है जिस पे हमने अपने पंप्स लगाए हुए हैं। उसके 3 सोर्स हो सकते हैं, वो सोलर हो सकता है, वो बिजली हो सकती है, या आप डीजल पे उसको चला सकते हैं। तो यहाँ तीनों हाइब्रिड ये चल रहा है। बहुत से फार्मर्स इसको डीजल पे पानी निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सोलर पे भी किया हुआ है, और कुछ लोगों के पास यहाँ बिजली के कनेक्शन है जिस पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं। तो आप किसके ऊपर चल रहे हैं? मैं तीनों पे चल रहा हूँ। मैं आपको अपना तीनों का तजुर्बा बता सकता हूँ कि अगर आपका कैमरा दिखा सके तो सोलर लगा हुआ है सामने। मेरे उस रोड के अक्रॉस अगर आप देखें तो वहाँ एक बिजली का कनेक्शन है, और यहाँ से जो अगला मेरा पॉन्ड है दूर है थोड़ा, वहाँ हम डीजल पे भी इसको कर रहे हैं। तो तीनों का हम तजुर्बा रखते हैं। तो अगर आप तीनों को, मतलब आप तजुर्बा भी रखते हैं, तो तीनों को अगर हम उसका एनालिसिस करें तो आपको लगता है कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, अखराजात किसके कम है? देखें डेफिनेटली आप ये जो सोलर पे ट्यूबवेल का चलाना है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, इनिशियल उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन उसके बाद वो एक फ्री सोर्स आपको वाटर का मिल जाता है। बिजली का चूँकि यहाँ टैरिफ हम डोमेस्टिक दे रहे हैं तो वो बिल्कुल फिजिबल नहीं पड़ता, और इसी तरह डीजल भी महंगा काफ़ी पड़ता है कि उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है, बाज़ औक़ात बहुत महंगा हो जाता है। तो तजर्बा तो यही है कि यहाँ फ़िश फार्मिंग अगर करनी है तो एक यहाँ सबसे जो बड़ा एडवांटेज रोही में है कि यहाँ सनलाइट आवर्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। सही। और यहाँ सोलर आपको बहुत कामयाब चल सकता है, लाइट ज़्यादा देर रहती है, रोशनी ज़्यादा होती है, तो सोलर लगाने का यहाँ काफ़ी फ़ायदा है। अच्छा सर, तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा ये भी बताइएगा कि जब हम सोलर की बात करते हैं तो अगर आपने कोई 5 एकड़ का एक फार्म बनाया है तो कितने उस तरह के आपके पास पॉन्ड्स हों, तो उसके लिए कितने इंच का या कितना गहरा आपका बोर होना चाहिए, पाइप कितने इंच का होना चाहिए, और उसके ऊपर सोलर की कितनी प्लेट्स लगेंगी, मतलब ओवरऑल अगर हम इसको फिर कैलकुलेट करें तो एक्सपेंस कितना है एक सोलर के यूनिट का? देखिए मेरा तजर्बा ये, चूँकि यहाँ रोही है, पानी का सिर्फ सीपेज एक वेस्टेज नहीं है, यहाँ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है गर्मियों में। तो पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए एट टाइम्स आपको 24 घंटे आपको पानी उनको पॉन्ड्स को मुहैया करना पड़ता है। तो सोलर तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे गर्मियों में चलता है, सर्दियों में वो भी कम चलता है। तो जो एक्सपेंस इसके हैं, इनिशियल एक्सपेंस जो अगर आप 6 इंच की मोटर, चूँकि पानी का यहाँ वाटर टेबल काफ़ी लो है और आपको डीप जाना पड़ता है, तकरीबन 80 फुट पे आपको इसकी टरबाइन और पंप लगाना पड़ता है, तो जो इनिशियल एक्सपेंसेस अगर 6 इंच की मोटर लगाएं तो वो 20 लाख रुपए है। अच्छा, मिला के सब कुछ मिला के, पाइप और इसके स्टैंड्स और सोलर पैनल्स और एवरीथिंग, सही, वो इतना हो जाता है। और मेरा अपना तजर्बा है कि तकरीबन एक 6 इंच की जो मोटर है वो 15 एकड़ फिश पॉन्ड के लिए सफिशेंट है। 15 एकड़ के लिए सफिशेंट है। अच्छा सर, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद हम अगर देखें कि फ़िश पॉन्ड की नए बनाने की तैयारी, उसमें फिर आपकी लेबर, आपकी चीज़ें, उस पे आपने भी कोई एनालाइज किया है कि एक मुरब्बे पे अगर आप उसको फ़िश पॉन्ड्स बनाते हैं तो उस पर कितना एक्सपेंस आ रहा है? जी, एक मुरब्बे में अगर आप बनाएंगे तो हम तो काफ़ी बना चुके हैं। 2 तरीके हैं, एक है कि आप खुद अपने तौर पे बनाएं, या यहाँ लोग आपको मिल जाते हैं जो एक्सपर्ट हैं इसमें और जिनको तजर्बा है कि फ़िश पॉन्ड कैसे बनाने हैं, क्योंकि इसकी एक ख़ास गहराई रखनी पड़ती है, उसका लेवल मेंटेन करना पड़ता है, उसके बंद की एक ख़ास स्पेसिफिकेशंस हैं। तो तकरीबन 12 लाख रुपए में एक मुरब्बे में आपके 25 एकड़ के पॉन्ड तैयार होते हैं सिर्फ। अच्छा, सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि यहाँ अगर हम अगले मरहले पे आ जाएँ फ़िश की प्रोडक्शन के हवाले से, तो यहाँ पर जो आपका बच्चा है वो कैसे ले रहे हैं, उसको फिर कैसे पाल रहे हैं, और उसकी फिर प्रोडक्शन में जो है वो क्या इश्यूज़, क्या मसाइल आ रहे हैं?
देखिए, हमें जो यहाँ का फ़िशरी डिपार्टमेंट है भालपुर का, वो हमें बच्चा तो मुहैया कर देता है और बड़े चीप रेट्स पे उसका कोई ज़्यादा कीमत नहीं पड़ती, आपको 70-80 पैसे पे बच्चा मिलता है। सही। उसको हम रखते हैं ज़्यादा तादाद में, 1 एकड़ में तकरीबन 5000 बच्चा हम डालते हैं। तो उसको तकरीबन 1 साल लगता है कि वो तकरीबन 200 ग्राम का भी हो जाता है, 150 ग्राम का भी हो जाता है। उसकी फिर हम शिफ्टिंग करते हैं दूसरे पॉन्ड्स में। सही। और जो तजर्बा है और जो सबसे और बड़े ये तजर्बे के बाद साबित यही हुआ है कि तकरीबन 700 से 750 सही। आप बच्चा डालेंगे पर एकड़ के हिसाब से, तो उसको फिर आप पालेंगे तकरीबन अगले, आप अगर उसकी शिफ्टिंग करते हैं मार्च में या फरवरी में, तो अक्टूबर नवंबर में जाके अगर आपने खुराक सही डाली है, अगर आपने उसका पानी सही रखा है, अगर आपने पानी की क्वालिटी सही रखी है और उसकी जो ऑक्सीजन लेवल पूरा रखा है, तो उसको 1.5 से 2 किलो का वेट गेन कर जाना चाहिए बाय नवंबर। अच्छा, तो सर ये ऑक्सीजन उसका लेवल बरकरार रखने के लिए, पूरा रखने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे? ख़ास तौर पर जब गर्मियों की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई अगस्त में जो है ख़ास तौर पर जब हब्स होता है तो उस वक्त रात के कुछ औकात होते हैं जिसमें ऑक्सीजन उनको फराहम करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? जी, रोई में फ़िश पॉन्ड बनाने का एक फ़ायदा जो ये भी है कि यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती रहती है, लेकिन आपने सही कहा कि कुछ आवर्स और स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के जो आवर्स होते हैं उसमें हवा बिल्कुल नहीं होती और उसमें पानी बिल्कुल स्टैटिक होता है और ऑक्सीजन लेवल का डाउन हो जाता है, जिससे मछली घबरा भी जाती है, ऊपर भी आ जाती है। उसके कई तरीके हैं। उसका एक तरीका ये है कि हम फ्रेश वाटर सप्लाई जो है उसको उन आवर्स में ज़रूर उस पॉन्ड को दें, ताकि फ़्रेश वाटर जब जाएगा तो मछली उससे बेहतर रहती है। दूसरा तरीका बहुत से फार्मर ये करते हैं कि इरेटर्स मिलते हैं जो इंपोर्टेड भी हैं या अपने भी डिवाइस, आपने पानी को एक दफ़ा उछालना है ताकि ऑक्सीजनेट हो जाए और दोबारा आ जाए, तो उसके लिए हमने अपने इरेटर्स भी रखे हुए हैं। पानी को स्टर करना है, आपने हिलाना है पानी को, जो हवा करती रहती है, जब हवा नहीं करती तो उसके लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन वो है ज़रूरी, उसको करना चाहिए, वो ज़रूरी है। मैं आखिर में सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जो बड़ा तबका है जो नौकरियों के पीछे है कि कहीं से कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो सरमाया होने के बावजूद इस चक्कर में होते हैं कि कहीं 10वें स्केल की मिल जाए, 9वें स्केल की मिल जाए, 14वें स्केल की मिल जाए, वो करें। आपको लगता है कि हमारी अब नई नस्ल को उस जो साइकिल है, सर्कल है, उससे निकलकर इस तरफ भी सोचना है कि यहाँ पर अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए जो है वो भी बड़ा बेहतरीन एक सिलसिला बन सकता है? ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये जो हमें समझना चाहिए कि जिस रेशो से हमारी आबादी बढ़ रही है, हुकूमत, कोई भी हुकूमत किसी दुनिया में उनको जॉब नहीं दे सकती। तो हमारे नौजवानों को ये सोचना चाहिए, थोड़ा मेहनत का काम है, निकलना पड़ता है, डेजर्ट है, गर्मी भी पड़ती है, तो हमें मेहनत की आदत डालनी चाहिए। हमारे नौजवान नस्ल को ज़रूर ये काम सोचना चाहिए कि जहाँ ज़मीन है वहाँ इस तरह के काम उनको ज़रूर, और ये प्रॉफिटेबल है और मैं समझता हूँ कि जिसको शौक़ है इसका वो इसको सीखे और ज़रूर करे। ये उनके अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए बेहतर है, ये इस कौम के लिए बेहतर है। तो आपको लगता है कि यहाँ से कोई 4% कोई रोज़ी रोटी बच जाती है इस सिलसिले? देखिए, मेहनत आप जिस काम में भी करेंगे उसमें बचेगा पैसा, क्यों नहीं बचेगा? कारोबार ज़ाहिर दुनिया ऐसे ही चल रही है, तो अगर आप इसको सही साइंटिफिकली करें और जो एक्सपर्ट आपको एडवाइस करें, जो मछली की खुराक है, जो उसके पानी का लेवल है, इन तमाम चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो प्रॉफिटेबल है। और स्पेशली रोई में जिस ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, वहाँ इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। सही। इससे हमारी मुल्क की खुराक पूरी होती है और उसको ज़ाती तौर पे ये मुनाफा बख्श कारोबार है और ज़रूर करना चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड एजाज साहब जो बात कर रहे थे कि यहाँ हमारे मुल्क के लिए अगर हमने कुछ करना है, अपने लिए भी करें, अपने मुल्क के लिए भी करें, तो ये बड़ा बेस्ट तरीके हैं इस तरह के कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, शक्कत वाला काम ज़रूर है लेकिन प्रॉफिट भी है, इसमें रिस्क भी है। तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। कुछ और चीज़ें कि इसमें एक पौंड के अंदर आपका कितना ख़र्च आता है, 1 एकड़ के पौंड पे कितना खर्च है, कितने अरसे में मछली तैयार होती है, कितना वज़न गेन करती है, उस वज़न को लाने तक कितना मेहनत करनी पड़ती है और फिर यहाँ से मछली कहाँ जाती है,
इसका प्रोटीन लेवल क्या है, इसकी बीमारियां क्या हो सकती हैं, मोर्टेलिटी अगर होती है तो क्यों, अब उसको रोकना है तो कैसे, ये तमाम चीज़ें चलकर अगले पोर्शन में बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज हम बात कर रहे हैं रूही चोलिस्तान में फ़िश फार्मिंग के हवाले से। कौन सोच सकता है कि जी रेत के सहराओं में भी फ़िश फार्मिंग होती है और यहाँ की मछली, तो अभी हम उसी के ऊपर ज़रा बात करेंगे। बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है और किस तरह से कोई भी बंदा फ़िश फार्म बना सकता है। नदीम भाई मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं। नदीम भाई बहुत शुक्रिया तुहाडे वेले दा। ये फरमाओ कितने एकड़ ते ई वेले जेह्ड़ी इत्थां असां खड़े हैं फार्म्स इन और कदन तो शुरू कीते सिलसिला इत्थां? अलहमदुलिल्लाह सी सारे को जी फार्मिंग है ना सी 142 एकड़ के उत्ते मुश्तमिल है। इहदे विच असां हुण चौथी फसल चेंदे पे हैं। ये इब्तदा दे अंदर जिस टाइम इत्थां कन असां आए हूँ टाइम एक डहर आई। अच्छा, डहर की सूरत आई। इतना असां ट्रैक्टर के जरिए फार्मिंग शुरू की थी। शुरू दे अंदर पानी ने सीपेज की कुछ अरसा परेशानी थी, लेकिन उस तो बाद अलहमदुलिल्लाह हर साल डिवेल्प थींदा गया। अच्छा नदीम भाई ये भी है ना जरा डहर है। अच्छा जी, हम आपको ये बता दें कि जो यहाँ पर ज़मीन की मुख्तलिफ साख्त है रूही चोलिस्तान में, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ डहर से मुराद है कि बिल्कुल पक्की ज़मीन जो है जिसे कहते हैं, बिल्कुल सख्त किस्म की, और कहीं पर आपको रेत के टीले मिलेंगे, कहीं पर थोड़ी सी हमवार ज़मीन भी मिल जाएगी। डहर के बारे तो ये आदन कि बहुत ज़्यादा पक्का होंगे तुस कहीं मरेंदे हो तो वापस आन लगती है, उहदे विच खटाई किवें है? जी बिल्कुल इवें है। डर काफ़ी सख्त होंगे। इहदे विच खटाई थी है ट्रैक्टर के नाल चीज़ल पा के उहदे विच पानी भी छोड़ा गया है ताकि खुदाई बेहतर अंदाजे थी वने। उस तो बाद क्योंकि जी फिश फार्मिंग है ना, इहदे वास्ते पक्के रकबे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रकबा रेतला हो सी उहदे अंदर पानी की सीपेज ज़्यादा थी है और फार्मिंग कामयाब नहीं थी सकती। अच्छा, तो जल्ले शुरू तुसां कीता कितनी सीपेज होंदी ही पानी दी, कितना पानी अब्जॉर्ब कर लेंदा पी लेंदा? ये क्योंकि डर है ना, यही वजह तो इतना सीपेज घट रह गई है। इहदे विच तकरीबन डेली की सीपेज होंदी है 4 तो 5 इंच की, ये तो ज़्यादा कहना है। तो अगर वक्त के नाल नाल हुण जिवें तुसां चौथी फसल चेंदे पे हो, हुण सीपेज का क्या लेवल है? हुण सीपेज रेशो इतना कन सारे को जड़े कि असां स्टार्ट फार्मिंग की आई, उनकी सीपेज रेशो हुण तकरीबन रह गई है 1 तो 2 इंच। अच्छा, पर डे 1 तो 2 इंच पर डे, उनका ज़्यादा मसला क्या? ज़्यादा कोई मसला क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये फिर मैसो कि वो खटाई वाल किवें थई, कितने डी दे विच तुसां कितने एकड़ दे पौंड बनाए हुए हैं और एक पौंड को खटाई दे कितना टाइम लग वेंदे? 1 पौंड की खटाई वास्ते सी मुख्तलिफ ट्रैक्टर लाए हुए 4 तो 5 ट्रैक्टर होने, जेड़े कि एक फार्म तकरीबन 4 तो 5 डी जगह 4-5 ट्रैक्टर हो ना, एक हफ्ते के अंदर वो 5 एकड़ का फार्म तैयार कर सकते। तो तुहाडे कोल कितने एकड़ दे बड़े हुए हैं? सारे को जी फार्मिंग है इन्हें मुख्तलिफ हैं। बेसिकली इतना 5 एकड़ भी है, सारे को 6 एकड़ भी हैं, 7 एकड़ भी हैं, 9 एकड़ भी हैं और 10 एकड़ के भी असें 2 फार्म बनाए हैं। अच्छा, तो अगर असां एक 5 एकड़ वाले फार्म के उत्ते देखूँ तो उनकी खटाई तो उनकी मुकम्मल तैयारी के उत्ते अगर तुहाडे कोल 4-5-6 ट्रैक्टर लगे हुए हैं तो कितना तुसां खर्चा भी डिठा हो सी कि साढ़े 1 एकड़ की खटाई के उत्ते या 5 एकड़ की खटाई के उत्ते कितना खर्चा थी वेंदे? अगर असें 1 एकड़ की खटाई करो ना सी, 1 एकड़ का एक बन तकरीबन 30 तो 35 हज़ार खर्चा आंदे। अच्छा, हाँ जी, तकरीबन 1,20,25,000 1 एकड़ का फार्म अस खटाई करा सकते हैं। 1,20,000 तो 25,000 1 एकड़ का, एक अगर वो एकड़ दा। 5 एकड़ का है तो कट्ठा ओवल उन्हें मल्टीप्लाई करके नो हूँ हिसाब नाल तैयार थी सकते। बिल्कुल ठीक है। 1 लाख का जी 1,20,25,000 तक का 1 एकड़ की आपने सिर्फ खटाई जो है वो उसकी डिगिंग करनी है, उसको फार्म तैयार करना है तो 1 एकड़ पे उसका 1,25,20,30,000 का ये खर्च है। अच्छा, उन तो बाद अगला स्टेप तुहाडा क्या हा तुहाडे कोल खटीज के फार्म खटाई तो बाद इहदे विच जिहड़ा अगला नैक्सट मरला होंदा ना, उहदे विच होंदे फार्म के अंदर पानी भरना। ठीक है, ताकि पानी को मेनटेन करने किमें करने उनके शुरू तो मुश्किलात हैं। असां डैनमो वगैरह अरेंज की थी, डीजल के उत्ते को भरन की कोशिश की थी। उस तो बाद असां सोलर सिस्टम ते कहना है। अच्छा, क्योंकि डीजल काफ़ी कास्टली पौंदा आई, सोलर सिस्टम बड़ा सूटेबल है। तकन ई टाइम असां 5 बोर लाए हुए सोलर के उत्ते। अच्छा, 3 HP दी सारे कोल मोटरां लगी हुई हैं जेड़ियां कि पूरे 142 एकड़ को कवर करेंदियां बन। ठीक है, हाँ, इस तो इलावा असा को रात को भी जरूरत पेश आती है पानी की। उनके विच असां एक डैनमो रखी हुई है, एक बिजली के उत्ते मोटर लाई हुई है ताकि उसको मेनटेन रख सकूँ। अच्छा, तो कितने इंच का तुहाडा
है हाँ। पाइप 6 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਅਗਰ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ 1 ਪਾਉਂਡ ਦਾ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ 5 ਏਕੜ ਦਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਤਲਾ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਮੁਝੇ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਡੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ 8 ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਦਾ। 10 ਘੰਟੇ ਪਰ ਡੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥਾਂ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋਲਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈਣ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਲਾਗਤ ਟੋਟਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 96 ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 5 ਸੈਟ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਲੱਖ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਥੀ ਵਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਟੋਟਲ ਕਿਤਨੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ 6 ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੋਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਥਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਲੇਟ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਥਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਥਾਂ ਕੋਈ ਡਾਹਰ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ 6 ਤੋਂ 7000 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਲੇਬਰ Extra. ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨਿਕ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਕੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਥਕਨ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੁਝ ਪੌਂਡਸ ਇਹ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਥੇ ਪੈਣ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਲੇ ਮੱਛੀ ਕਢੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਣ ਫਿਸ਼ को बैर करना होंदे सेल वास्ते हूँ दौरान पानी को कढ़िया वेंदे ठीक है ताकि फिश पकड़ने जो आसानी थी वञे उन्हीं वास्ते उन को असां खाली करे सूं पानी बिल्कुल खुश्क कर ॾिसूं और जल्द पानी खुश्क थी वैसी इको असां दोबारा रिपेयर करे सूं इन अंदर दोबारा ट्रैक्टर यानी कि जेड़े खड्डे वगैरह हैं वो ख़त्म थी वैसन अगर कोई जेड़े जरासीम मौजूद होन उन्हां दा भी खात्मा थी वैसी कि एक दफ़ा रगड़ाई थी वैसी फार्म दी अच्छा वो जरासीम के अंदर कुछ चीज़ा वीज़ा भी कोई हाँ बिल्कुल पहले जल्द असां फार्म की तैयारी करे ने नवा पानी भरण तो पहले इन अंदर इंदा बैड तैयार किया वेंदे ताकि जेड़ी मछली पैदावार वास्ते असां सटनी है उनके अंदर कोई दिक्कत ना आवे उनके वास्ते साकों कुछ लेयर वेस्ट होंदी है वो इस्तेमाल करने जिप्सम पाउडर इस्तेमाल करने क्योंकि इतना पानी की जी pH है ना वो कुछ ज़्यादा है वो लेवल ते रखने वास्ते चीज़ इस्तेमाल की वेंदी है अच्छा बिल्कुल ठीक है ते मतलब उन तो बाद वाल तुम दोबारा इंदे पानी भरना शुरू कर देवे ये पहले उनके बैड दे थी वेंदे उन तो बाद असें अंदर नवे सिरे तो पानी भरना शुरू कर देसूं ये कुछ अरसे तक तकरीबन ये हुण शुरू थी वैसी मरहला क्योंकि असां फार्म हुण खुश्क थींदे वञनि इन को असां रिपेयर करेसूं और ई तो बाद ये साडा सिलसिला शुरू थी सी अगली नवी फसल वास्ते उनकी तैयारी कंप्लीट करेसूं हुण असां अच्छा तैयारी कंप्लीट थी सी ये दसो कि जल्द पानी का निकास कर देवे वो कितना कर देवे ये फार्म का पानी कितना वेंदे ये जेड़ा फार्म का पानी है ना इको असां फार्म तो बाहर काट दिता वेंदे एक फसल भी इस्तेमाल करे ने ठीक है जेड़ा इजाफी पानी होंदे वो वैसे ही डहारे छोड़ दिता वेंदे यानी खाली जगह दे उत्ते छोड़ दिता वेंदे गर्मियां को शदीद धूप होंदी है सर्दियां को धुंध होंदी है बारिश होंदी है चीज़ां होंदन इंदी जेह्ड़ी चलन दी मिकदार है वो गर्मी दे विच आखदे न अगर ॾाढी गर्मी होवे तां भी पानी दा इंदा कोई मसला थी वेंदे ते अगर बादल शादल होवन तां भी मसला थींदे ये क्या सूरत हाल होंदी है सोलर दी हाँ नहीं सोलर धुंध होवे ना जल्ले हूँ टाइम दी कैपेसिटी घट थी वेंदी है तेज़ धुप इफेक्टिव नहीं करेंदी क्योंकि असां अंदर इन्वर्टर लाए हुए हैं अच्छा हाँ वो कंट्रोल रखे हैं वोल्टेज ज़्यादा नहीं थी वरने दे ठीक है ते गर्मियां को कितने घंटे ये मतलब गर्मियां कोई इन्हां दी एवरेज ज़्यादा होंदी है तकरीबन 9 ਤੋਂ 10 घंटे सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਥੀ ਵੰਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਥੀ ਵੰਦੇ अच्छा नहीं ऐसा भी कोई निज़ाम होंदे कि तुसां इन्हां दे नाल कोई ये बिजली जेह्ड़ी डी को तुहाडी बढ़दी पई तुहाडे कोल कितनी स्टोर थी वञे तो रात को कम आवे नहीं ऐसा कोई सिस्टम कह नहीं ना बैटरियां शैटरियां कोई नहीं वो बैटरी का सिस्टम कोई कह नहीं स्टोर नहीं की वञ सकती स्टोर नहीं की वञ सघंदी अगर तुसां डीज़ल दी उते
चलेंदे ही वे तो वल ओ 1 पाउंड को भरण कीते 5 एकड़ दे पाउंड कीते ओ कितना खर्चा आवेंदे? अगर एक असां डीजल ते भरना चाहसो ना उंदे उत्ते डीजल दा खर्च बहुत ज़्यादा आवेंदे जेड़ा कि काफ़ी कास्टली पै वैसी सको। अच्छा ओ मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी दसो कि केड़ा आखिर दे विच कि तो लगदे कि प्रॉफिटेबल है को 4% बच वेंदे निथों? नहीं ये प्रॉफिटेबल हूँ सूरत चे अगर असां को कम अज़ कम 2 तो 3 मुरबे एस्टैब्लिश करूँ सारी मैनेजमेंट बेहतर होवे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असां खराजात अपने क्लोज रखूँ। ठीक है। उनदे विच अल्हम्दुलिल्लाह इन अंदर कोई नुकसान कह नहीं नफ़ा बख्श कारोबार है इन अंदर किसी किस्म का वो कहनी कि बहुत ज़्यादा लॉस थी वैसी ऐसा मुमकिन कह नहीं। बहुत शुक्रिया नदीम अख्तर सिंह जी में गाल करने पे हन जो अभी बात कर रहे थे कि इसमें लॉस नहीं है इसमें प्रॉफिट है अगर अच्छी मैनेजमेंट के साथ किया जाए तो। रोही चौलिस्तान के अंदर फ़िश फार्मिंग के अभी हमने बहुत सारे सवालात अभी बचते हैं उसके ऊपर ज़रा चलकर बात करते हैं। कौन सी अक़साम, उनकी तादाद, फ़ी एकड़ पोंगे की तादाद जो वो है बच्चा है उसकी तादाद, कैसे उसकी फीडिंग कैसे होती है, कौन सी फीड इस्तेमाल होती है, पानी की ट्रीटमेंट, ये तमाम चीज़ें चलकर ज़रा डिस्कस करते हैं अगले पोर्शंस में। तो ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आज का प्रोग्राम जो है वो फ़िश फार्मिंग रोही चौलिस्तान के अंदर उसके ऊपर हम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड एजाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, नदीम साहब की बातें आपने सुनी और प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो उसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। और हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं जनाब अब्दुर्रऊफ़ संघेड़ा साहब, ये फ़िश फार्मिंग यहाँ पर कर रहे हैं और इनसे बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हुए हैं। ये ऐसे समझ लें कि तजर्बात देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं कि किस तरह की फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और कैसे इसको लेकर चल रहे हैं। अब्दुर्रऊफ़ भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसा चल रहा है फ़िश फार्मिंग का तजर्बा, कितना अरसा आपको हो गया है शुरू किए हुए है और अब उसको कैसे, शुरू में कितना था अब कितना कर रहे हैं? मैंने स्टार्ट में 15 एकड़ से फ़िश फार्मिंग शुरू की थी और बड़ी आइडियल तरीके से मैंने फार्मिंग स्टार्ट की सर्च करके कि दूसरे फॉरेन कंट्री के मुताबिक जैसे लोग फार्मिंग करते हैं उनके मुताबिक की जाए। पॉन्ड भी हमने उसी नक्शे पे बनाए, फिर उनकी डेप्थ हमने 7 फुट और 9 फुट तक की। जहाँ सीपेज का ज़्यादा होती थी फिर उधर हम 7 फुट पे आ जाते थे। इस तरह स्टार्ट करते हुए पहले साल तो बड़ी मुश्किल से हम बराबर हुए। फिर मैंने देखा कि इसमें डेफिसिट किस चीज़ का आ रहा है, क्यों नहीं हमें को बचत आ रही। फिर हमने उस पर और काम किया, मुख्तलिफ सेमिनार्स अटेंड किए, लोगों से भी डिस्कस की। फिर हमने उसमें जो विटामिन्स चाहिए थे मछली को, जो प्रोटीन्स जैसे आजकल की ज़रूरियात है मुल्क की भी और लोगों की भी, कि विटामिन ई और फैटी एसिड जो है वो बहुत कम जो है ना बाकी खुराक में मिलता है मछली के अलावा। ख़ास तौर पे मछली एक ऐसा है चीज़ है जिसमें ये सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं और सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, जिससे इंसानी सेहत और जो भी इंसान की जो जिस्म की रिक्वायरमेंट है वो मछली पूरा कर देती है। बेशक वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, बेशक शुगर का मरीज़ हो, हर लिहाज से। उस सिलसिले में फिर हमने ये इस पे वर्किंग शुरू की कि ग्रोथ किस तरह बढ़नी चाहिए। उसमें मैंने फिर प्रोटीन्स देखे, हाई प्रो चीज़ें देखी, ग्लूटन को मंगवाया, फिर उसके ग्रेडियंट चेक किए कि इसमें कितने स्टार्ट में चाहिए और कितने बाद में चाहिए। स्टार्ट में मछली की फौरी ग्रोथ के लिए हमें कम से कम 28% प्रोटीन होने चाहिए उसके। बिल्कुल से कितनी एज तक उसकी? ये तकरीबन जब मछली हमारी 700 से 800 ग्राम क्रॉस ना कर जाए उस वक्त तक हमें 2600 से 2800 तक उसकी प्रोटीन रखनी चाहिए। अतर भाई आप पहले भी हमारे इधर आए थे फार्मों पे और ग्रोथ देखी थी, और अब की हमारी देखें तो हम उसमें बहुत आगे एडवांस चले गए। पहले हमारी मछली 25 मन 26 मन पर एकड़ आ रही थी। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला फ़िश फार्म की मछली 35 से 40 मन के दरमियान चली गई है। और जो मेरी मछली ख़ास तौर पे अब्दुल्ला फ़िश फार्म की या जियो अलाइड हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हमारे एक ऑपरेशन है और हमें एक कमेटी बनी हुई है, उनकी मछली मार्केट में जाती है तो वो मुल्तान लाहौर तक के लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हमें आपकी मछली चाहिए। उसका एक कलर है, रेडिश कलर है, फिर उसमें ब्लड के एक नज़र आता है और उसमें वो ब्लैक। उसकी वजह यही है कि हम सोयाबीन हाई प्रो जो है प्रोटीन्स वाला वो डालते हैं, साथ कनोला मील डालते हैं, साथ मकई जब थोड़ी सस्ती होती है। ज़ाहिर है हमने विद इन लिमिट रह के चीज़ें करनी है कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अखराजात ना बढ़ जाए और मछली में बचत ना आए। फिर हम वो देखते हैं कि राइस पॉलिश कहाँ से है जिसकी आयल की लिमिट 14 से 18 तक हो, क्योंकि मछली को वो भी है वे। फिर उसकी
उसको फिज़िकली मजबूत करने के लिए उसको ये चोकर वगैरह हम अच्छी वाली लेके डालते हैं कि भी वो उसकी वो सेहत भी ठीक रहे। ये सारी चीज़ें फिर उसमें फ़िश मील भी डालते हैं। ये सारी चीज़ें हम वक्तन फ़क्तन इकट्ठी करते रहते हैं और फिर उनको देखते हैं कि अब इनके सारों को मिला के प्रोटीन कितने हैं। जब 800 ग्राम से ये क्रॉस चेक कर जाती है तो फिर हम उसको 20-22 पे ले आते हैं लो कास्ट पे, क्योंकि पहले जो खुराक हमारी है वो तकरीबन 2200-2300 रुपये मन बन रही होती है। बाद में फिर हम 1500-1600 रुपये मन पे ले आते हैं ताकि हम एक्सपेंडिचर भी कम करें और मछली से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकें। अच्छा सर, ये कितना साइकिल कितना है जब आप बच्चा लेकर आते हैं उसको फिर फ़रोख्त करने तक कितना अरसा लग जाता है? सबसे पहले तो ये है कि हम जो फिशरीज़ वाले हैं, जैसे हमारी हैचरी बहावलपुर में है, मुजफ्फरगढ़ में है, वो भी हमारे साथ पहले तामन नहीं करते थे। आपके प्रोग्रामों के बाद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तामन करना शुरू कर दिया। जहाँ तक कि तरीन साहब के भी फ़ोन आए, उनके मैनेजरों के भी हमने भी विज़िट करना है। तो इस तरह के हालात में अब वो हमें बच्चा सही रेट पे दे रहे हैं। पहले हमें बच्चा ब्रूडर जो थे वो अच्छे नहीं थे। अब जब से अच्छे ब्रूडर उन्होंने दिए हैं और वक्त पे हमें बच्चा मिल जाता है तो हम मई जून में बच्चा शिफ्ट कर देते हैं। फिर हम 10 महीने का साइकिल है मई से लेके फरवरी तक, वो फिर हम बच्चे को जो है ना मुख्तलिफ पाउंड्स में 3 से 4 हज़ार की रेशो में पर एकड़ डालते हैं और उसके बाद फिर ना उसकी ग्रोथ जब 300 से 400 ग्राम हो जाती है फिर आगे शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, अब्दुल साहब से तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और चीज़ें हैं जो पूछनी है। अब्दुल्ला भाई, हमारे छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं और वो फ़िश फार्मिंग में आ रहे हैं। क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इसमें आ रही है। अब्दुल्ला भाई, आपका फार्म जो है वो भी हमने विज़िट किया है। अपने वालिद साहब के साथ मिलके क्या क्या चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, और दुनिया के अंदर इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और यूथ का जो किरदार है उसको आप कैसे देख रहे हैं? दुनिया में जिन नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनकी वजह से छोटे जगह में हम वो फ़िशिंग कर सकते हैं, यील्डिंग की बना सकते हैं जो आजकल पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे नहीं बन सकती। जब तक हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, फ़िशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बेशक जितनी भी हम बना लें यहाँ पे फाउंड, वो इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई असर नहीं होगा। जैसे आजकल नई आ रही हैं टेक्नोलॉजी जिनसे हम छोटे 5 मरले वगैरह में काफ़ी सारी 2-3 हज़ार फ़िश बना सकते हैं, कर सकते हैं उनका बस IPRS सिस्टम की वजह से। उस IPRS सिस्टम जब पाकिस्तान में आए तो इससे बहुत फ़ायदा है। जैसे आजकल बहुत सारे बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, कई लोग सोचते हैं बनाने का, उनके पास जगह नहीं होती। जब ये सिस्टम, इसके साथ की और भी कई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी बाहर के मुल्कों से, या फिर यहाँ के पाकिस्तानी साइंटिस्ट खुद बनाते हैं कुछ ऐसा, फिर हर बंदा बना सकता है ये। और जब ऐसा होगा तब पाकिस्तान की फ़िशिंग इंडस्ट्री में दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे चली जाएगी, स्टैंडर्ड्स मीट करेगी। तो मुझे लगता है कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं फ़िशिंग में हो सकता। मतलब टेक्नोलॉजी तो है, अब हमने उसको अडॉप्ट करना है। ऐसे जैसे पाकिस्तानी हैं वो कल्चरल चीज़ों पे आजकल ज़्यादा देते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी आगे आने वाली नस्लों को कई बार बताते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये अंग्रेज़ों की ईजाद है, इस पे ज़्यादा यकीन नहीं करना। ऐसी कोई बात नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी आगे चलती आएगी। बिल्कुल सही। जिस दिन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ गई उस दिन इंटरनेशनल जो होगी प्लेटफॉर्म फ़िशिंग का है, उस पर पाकिस्तानी फ़िशिंग इंडस्ट्री की एक अलग बात होगी। बिल्कुल सही। बाहर से बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्टमेंट करेगी और ऐसे ही इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर बन जाएगा। एक्सपोर्ट भी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकेंगे कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उस पे आप एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि तो अभी इधर आके आप देख रहे हैं, फ़िश फार्मिंग को देख रहे हैं, दोनों का एनालिसिस कर रहे होंगे, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और आपके फार्म्स पे क्या हो रहा है, तो अपने फिर वालिद साहब को कोई मशवरा वगैरह भी देते हैं? जी बिल्कुल देता हूँ। मेरे मशवरे से ही मेरे वालिद साहब ने सोचा कि वो भी जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो सबसे पहले लाएंगे ताकि इनसे इंस्पायर होकर बाकी सारे भी ला सकें। सही। क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी वही पुरानी बात है, कोई फ़ायदा नहीं है। डेमोस्ट्रेट करने का क्या फ़ायदा है? बाहर एक्सपोर्ट करने से कम से कम हमारी इकॉनमी को तो एक मिलेगा ज़रिया, हमें कीमती ज़र मुबादला मिलेगा ऐसे। अच्छा, ज़र मुबादला का बहुत खूबसूरत, इतनी अभी उम्र नहीं है अब्दुल्ला की, लेकिन बहुत खूबसूरत बातें की हैं कि ज़ाहिर बात है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो कैसे जा सकते हैं। अभी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वसीम साहब ने,
और वसीम भाई जो हैं वो साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आए हैं, तो क्या अब यहाँ पर देख रहे हैं उनसे भी ज़रा जानेंगे। सिर्फ आखिर में इससे पहले कि मैं वसीम भाई से बात करूँ, सिर्फ ये बता दीजिए कि प्रॉफिटेबल बिज़नेस है यहाँ पर, कोई बीमारी, कोई मोर्टेलिटी, इस हवाले से थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटे का आप सोच भी नहीं सकते। इसमें आराम से 1 लाख 1.5 लाख पर एकड़ हम जो है ना ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं बचत। और इससे अगर एक्सपोर्ट मुल्क की लेवल पे शुरू हो जाए और प्रोसेसिंग प्लांट बहावलपुर में लग जाए या मुल्तान में, तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। और हम तो दोस्तों को यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त इसमें तशरीफ़ लाएँ बिज़नेस में, और इस इंडस्ट्री को हम ज़्यादा से ज़्यादा बूम दें ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके और मुल्क का ज़र मुबादला भी बढ़ सके। बाकी जो दूसरी थी पीएच लेवल और बीमारी वगैरह, हम इसमें अगर कोई कीड़ा वगैरह पानी में डलता है अतर भाई, तो उसमें हम साइपरमेथ्रिन वगैरह और मुख्तलिफ हमने अब चीज़ें रखी हुई हैं कि फ़ौरी तौर पे उनकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। मछली का अगर पेट ख़राब होता है तो हमने अपने डॉक्टर भी हायर किए हुए हैं, उनको चेक करते हैं और फ़ौरी तौर पे उसके लिए हमारे पास रेमेडीज़ हैं। अब हमारे पास हमारे नए फार्मर जो 2 साल से हमारे साथ कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में बिज़नेस करते थे, मैं वसीम भाई से भी गुजारिश करूंगा और उनको दूंगा कि ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह ये अब फार्मिंग हमारे साथ। वसीम भाई थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि किस तरह से चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्यों आपको शौक़ हुआ कि रोही चौलिस्तान के अंदर फ़िश फार्मिंग और इस बिज़नेस में आना चाहिए? साउथ अफ्रीका में आपके क्या मशागिल थे? सर साउथ अफ्रीका में हमारा सेलफोन का बिज़नेस है, तो पाकिस्तान 2-3 साल हो गए वापस आते थे, तो हर दफ़ा सोचते थे कि कोई ना कोई काम शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि फ़िश फार्म के हवाले से तो अच्छा काम है, तो फिर हम एक दोस्त हैं हमारे भाई, उनके साथ मिल के ये काम शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। अभी इस दफ़ा पहला साल है हमारा, तो रऊफ़ भाई के साथ तो काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई, तो इन्होंने फिर काफ़ी साथ हमारा साथ दिया किसी भी हर मसले में, तो फिर ऐसा ऐसा ये अभी सेल शुरू की है। अच्छा, तो पहला साल का तजर्बा कैसा जा रहा है? जी इस दफ़ा अच्छा है वैसे माशाल्लाह, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा इसमें इम्प्रूव होगा। सीख रहे हैं कुछ जी, काफ़ी चीज़ें तकरीबन हमने सीखने को मिली जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि रोही चौलिस्तान के अंदर ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो सकता है, इसको कंटिन्यू और इसको अच्छा करना चाहिए? जी ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और इसको काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें इसमें आनी चाहिए ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अल्लाह करे काम बहुत अच्छा है। मछली खाते भी हैं? जी खाते हैं तो डेली। कौन सी आपको इसकी ब्रीड सबसे ज़्यादा पसंद है? सर इसमें हमें ज़्यादा, मुझे तो अच्छी लगती है वैसे थैला। ठीक है जी, और वैसे जी और काफ़ी नस्लें इसमें, डमरा है जिसे हम रोहू कहते हैं, और गुलफाम है, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत है वैसे। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आखिर में आप ये बता दें रऊफ़ भाई, मछली कितनी खानी चाहिए, किस मौसम में खानी चाहिए? मछली तो जैसे बुज़ुर्गों ने कहा है कि जो आर के महीने हैं ना रेव वाले, उन्हीं में ज़्यादा खानी चाहिए क्योंकि हमारा गर्म इलाका है। तो वैसे तो मछली पूरा साल ही खानी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी बहुत अगर हमने अपने जिस्म की ज़रूरी जो विटामिन्स पूरे रखने हैं, प्रोटीन्स अपने जिस्म को पूरी रखनी है और बीमारियों से बचना है, तो पूरे साल ही वक्तन फ़वक्तन खाते रहना चाहिए। और ये मछली में विटामिन ई जैसे हैं, फैटी एसिड हैं, जो चीज़ें बाकी खुराक में नहीं है वो मछली में सारी पाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ़ संघेड़ा साहब आपका, वसीम भाई आपका। और आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि तमाम आस्पेक्ट रोही चौलिस्तान के अंदर फ़िश फार्मिंग के जो हो सकते हैं उसके अंदर ज़रा बात की जाए और लोगों से जो इनके तजर्बात हैं वो हमने आपके सामने रखे। इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो हम जारी रखेंगे और नई से नई चीज़ें जो हो रही हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतरल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।